Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the fourth feature of democracy, rule of law and respect for rights. So in earlier definition we haven't included this feature. इस फीचर को हमने पिछले डिफिनीशंस में इंक्लूड नहीं किया था, तो इसका मतलब वो जो डेफिनीशन है वो कंप्लीट डेफिनीशन नहीं है, बिकॉज उसके बेसिस पे हम सारी कंट्रियों को ये आइडेंटिफाई करने में फेल कर जाएंगे कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है. सो ये जो फोर्थ फीचर है ये होना चाहिए. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फोर्थ फीचर we will come to the new definition of a democracy which will include all four features, and on the basis of those definition we will be able to identify which form of government is a democratic and which is not a democratic country. Clear? So let us understand this first. Rule of law and respect for rights. तो रूल ऑफ लॉ है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं कानून का शासन. कानून का शासन, इसके पहले मोनार्की थी तो वहाँ पे क्या होता था, व्यक्ति का शासन होता था, किंग का शासन होता है, रूल ऑफ किंग. उसमें एक व्यक्ति होता था, वही डिसाइड करता था. अगर इसको सपोर्ट में मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो रिसेंट मूवी जो बाहुबली थी उसमें राजमाता का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, मेरा वचन ही है मेरा शासन. सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी वो कहेंगी वही कानून है. उसके लिए अलग से कानून लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने कहा वही कानून है. तो वहाँ पे जो रूल था वो रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ पर्सन था. किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया अगर शब्द कानून बन जाए तो वहाँ पे रूल ऑफ पर्सन था, न कि रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि जो एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसी बेसिस पे हम उसको कंट्री को रूल करते हैं. जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है. कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लॉ बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कलेक्शन ऑफ अ रूल एंड रेगुलेशंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, है ना. सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एवरीबडी इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. नो वन कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इवन द जजेस आर नॉट गिवन सच पावर टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कोई नहीं कर सकता, ना तो जजेस और ना ही प्राइम मिनिस्टर ना ही प्रेसिडेंट. सो ये चीज़ें हैं. तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का मतलब आप समझ गए होंगे. एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो राइट्स को रिस्पेक्ट देना है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट. तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको रिस्पेक्ट देना है. तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे इज a country which is in साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट. अगर आप मैप में देखो तो देखो ये जिम्बाब्वे है, इसकी नेबरिंग में है देखो जाम्बिया, मोजाम्बिक, बोट्सवाना, ठीक है. सो ये सारे इसके नेबरिंग कंट्री हैं और ये साउथ अफ्रीका में है. साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में ये कंट्री है जिम्बाब्वे. तो चलो इसको देख लेते हैं. ये मैप में आपको हमने दिखा दिया जिससे आपको विजुलाइज हो जाए. तो जिम्बाब्वे को अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. 1980 में इसको जो है, पहले वाइट माइनॉरिटी यानी अंग्रेज रूल कर रहे थे और वाइट पीपल वही थे, इंडिया में भी थे. माइनॉरिटी इसलिए बोला गया क्योंकि उनके नंबर्स कम थे बट दे वर रूलिंग लाइक इन इंडिया. तो इंडिया में भी जैसे उनके नंबर्स कम थे बट दे वर रूलिंग इन इंडिया. तो उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि वो कम नंबर्स में भी रूल कर ले जाते थे. और हमेशा आप देखोगे तो रूलर्स जो होते हैं उनके नंबर्स कम ही होते हैं. जो हायर क्लासेज होती हैं वो कम होती हैं और बाकी लोग ज़्यादा होते हैं जिनके ऊपर रूल किया जाता है. तो ये रूल हो रहा था 1980 तक और उसके बाद से कंट्री जो है, सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. उसके बाद एक पार्टी थी, जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही वहाँ पे एक पार्टी थी जानु पीएफ और वो जो है इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार वही रूल कर रही थी. इसके मेन लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे. ये रूल कर रहे थे कंट्री को सिंस इंडिपेंडेंस से इसको रूल कर रहे थे. और इलेक्शंस वहाँ पे अक्सर होते थे, मतलब जो भी हर 5 साल 4 साल पे जो भी उनका एक टाइम पीरियड था उस पर इलेक्शन होते थे.
और हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी, जानु पीएफ। और प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन वो इसके साथ साथ बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन में यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। लगातार ओवर द ईयर्स इनकी गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार चेंज कर रहे थे एंड इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पावर को लगातार बढ़ा रहे थे। प्रेसिडेंट कौन थे? मुगाबे थे। ही कंटिन्यूसली वर्किंग टू इंक्रीज हिज पावर और मेक हिज लेस अकाउंटेबल। लगातार अपनी अकाउंटेबिलिटी को कम करते जा रहे थे। इसका मतलब कंसंट्रेशन हो रहा था पावर का। अपोजिशन पार्टीज़ के जो वर्कर्स थे उनको लगातार हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग को डिसरप्ट कर देते थे। कहीं अगर मीटिंग हो रही तो पुलिस प्रशासन भेज के पब्लिक या फिर कुछ भी इस तरह से एक्टिविटी कर देते जिससे उनकी मीटिंग पूरी डिसरप्ट हो जाती थी। तो वो अपनी बात रख नहीं पाते थे पब्लिक में। पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको इलीगल कर दिया गया था। यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, ना प्रोटेस्ट कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी जिम्बाब्वे में। उसके बाद गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए एक लॉ बना था कि आप किस हद तक प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। यानी लिमिट कर दिया गया था सिटीजन्स के राइट को भी यहाँ पे कि आप ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। जो टेलीविज़न थे, जो रेडियोज़ थे, वो गवर्नमेंट के ही वर्जन को बताते थे। मतलब गवर्नमेंट की तारीफ़ करना, उसकी अच्छाइयों को बताना, यही सब चलता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो इंडिपेंडेंट थे वहाँ पे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जर्नलिस्ट बोलते थे, लिखते थे, उनको हरास किया जाता था गवर्नमेंट्स के द्वारा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने लगातार कुछ अगर ऐसे जजमेंट आ गए जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे तो उन जजमेंट को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। यानी जजमेंट जो थे जुडिशरी के, उसको भी मानने से मना कर दिया, उसको भी एवॉइड कर रहे थे। और जो जजेज ऐसे ऐसे जजमेंट देते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे, तो उनको प्रेशराइज करते थे कि आप अपने जजमेंट को चेंज करिए। इस तरह से यहाँ जिम्बाब्वे में ये सिस्टम था। और फिर 2017 में मुगाबे को पावर से हटा दिया गया विथ पावरफुल प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये थी स्टोरी। अब आप देखो यहाँ पे क्या रूल था लॉ का? नहीं, यहाँ पे पर्सन का रूल हो रहा था। धीरे धीरे वो उसको मैनिपुलेट कर रहे थे। क्या यहाँ पे राइट्स को रिस्पेक्ट दिया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। जो जर्नलिस्ट जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे उनको हरास किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया था। टीवी और न्यूज़ चैनल जो थे वो भी केवल गवर्नमेंट की तारीफ़ करते थे, तो उनको भी प्रेशराइज किया गया था। इस तरह से यहाँ पे ना तो रूल ऑफ लॉ था और ना ही रिस्पेक्ट थी राइट्स की। तो इज इट अ डेमोक्रेसी? भले ही यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? तो इस तरह से हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी नहीं था। वो हमने कैसे डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये चीज़ें थी। Now coming to the conclusion, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल करती है विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिमिट सेट की गई है उसके अंदर, और सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट न करते हुए। यानी सिटीजन्स के राइट के द्वारा जो लिमिट लगाई गई है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट लगाई है उसके अंदर ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सिटीजन्स की राइट के द्वारा जो लिमिटेशन लगाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा जो लिमिट लगाया गया उसी के अंडर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हम देख लेते हैं जिम्बाब्वे के केस में, तो गवर्नमेंट लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही थी। जैसे कि आप देखो, जजेस को प्रेशराइज करना, उनके जजमेंट को ना मानना। उसके बाद सिटीजन्स के राइट को, जैसे जर्नलिस्ट अगर उनके खिलाफ लिखते थे तो उनको हैरेस करना, पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिटीजन्स के लिमिट को भी क्रॉस कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट को भी। तो इस तरह से जिम्बाब्वे में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी? तो अगर हम कंक्लूड करें इन 4 फीचर्स को, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, फर्स्ट पॉइंट,
रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। जैसा कि हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो डिसीजंस लेते थे जबकि वो इलेक्टेड नहीं थे। वहाँ पे इलेक्शन होते थे लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो जब चाहें तो लेजिस्लेचर को यानी स्टेट असेंबलीज को और यूनियन पार्लियामेंट को जब चाहें वो उसे डिसमिस कर सकते थे। तो ये पावर था किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो थे वो नॉन इलेक्टेड थे। तो जो इलेक्टेड नहीं है वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। तो पहला फीचर्स, अगर किसी गवर्नमेंट को देखना है कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि जो डिसीजंस ले रहा है वो कौन है, इलेक्टेड पर्सन है, नॉमिनेटेड है, जनरल है, कौन है। दूसरा, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। इलेक्शन में चॉइस मिलनी चाहिए और फेयर अपॉर्चुनिटी हो लोगों के पास कि वो जो करंट रूलर है उसे चेंज कर सके। जैसा कि हमने देखा चाइना में आप किसी भी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट देते हो, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है और उसी पार्टी के सहमति से आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो यू मे हैव चॉइसेस कि वो, लेकिन आप किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट करोगे तो कोई नई आइडियोलॉजी नहीं आएगी गवर्नमेंट में, वही पुरानी आइडियोलॉजी पे ही चलेगा। तो इस तरह से वहाँ पे फेयर चॉइस नहीं है, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। तीसरा, दिस वाइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में ये चीज़ें नहीं थी। चाइना में क्या था कि जो अगर कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चाहे डिनाई कर दे, अगर आपको डिनाई कर दी कि नहीं आप इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, तो आप जो है नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर आप इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो इनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस तरह से हमने मैक्सिको वगैरह में भी देखा था। थर्ड पॉइंट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चॉइस है और जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी लोगों को मिल रहा है इक्वल बेसिस पे या नहीं। तो जैसे अगर हमने देखा था एग्जांपल, सऊदी अरेबिया में जो वोटिंग राइट है वो वीमेन को नहीं दिया गया था। ऐसे हमने इस्टोनिया में देखा तो वहाँ पे माइनॉरिटी में थे रशियन पीपल, तो उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिला था। ऐसे फिजी में वहाँ पे वोटिंग राइट तो उन्होंने सबको दिया, लेकिन वहाँ पे इंडियन फिजियन की जो वोटिंग वैल्यू थी वो वहाँ के नेटिव फिजियंस से कम थी। तो यहाँ वहाँ पे वन पर्सन वन वोट था, लेकिन वन वोट वन वैल्यू नहीं था। तो यहाँ पे ये बात जो चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, ये होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब वो कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे न तो सऊदी अरबिया में थी, न तो एस्टोनिया में थी, न तो फिजी में थी। तो इस तरह से ये तीनों कंट्रियाँ भी डेमोक्रेटिक नहीं है अगर हम थर्ड केसेस पे देखें तो। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में सारे लोगों का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स, वी हैव गिवन देम द राइट टू वोट और गेट इलेक्टेड एज ए कैंडिडेट। यानी वो एज ए कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं कोई भी किसी भी कास्ट से, या फिर वो वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में जो चॉइस है और अपॉर्चुनिटी है वो सबको सेम तरीके से दिए गए हैं। और ये लास्ट पॉइंट जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द सिटीजन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये 4 पॉइंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करता है, यानी ये 4 पॉइंट्स में वो क्वालिफाई कर जाता है, इट मीन्स दैट कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में अगर देखो तो मेजर इलेक्शंस, मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर, एंड हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला हम लोग क्वालिफाई कर गए। दूसरा, अगर हम इंडिया को देखें तो इलेक्शन में आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो हम देखें बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में, और वो अलग बात है कि कुछ मेजर पार्टियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे यहाँ जीत जाते हैं, रूलिंग MP MLA अक्सर हार जाते हैं। तो इस तरह से इंडिया में फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्शंस में, है ना। किसी को भी वोट करेंगे तो कोई भी जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस BJP, कभी कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, कभी कांग्रेस की फुल मेजोरिटी में बनती है, कभी BJP की फुल मेजोरिटी में बनती है, कभी अगर स्टेट पार्टियां हैं तो स्टेट में SP BSP, अगर UP की बात करें तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियों में पावर जो है शेयर होता रहता है, कभी ये पार्टी पावर में, कभी वो पार्टी पावर में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और जो चॉइस है एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी सबको इक्वल बेसिस पे, सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया गया है. नो वन इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर. कोई भी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है. अब हारे जीते वो अलग इशू है, बट बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी जीत जाते हैं. तो इस तरह से इंडिया में ये थर्ड पॉइंट भी हम क्वालिफाई कर लेते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट, हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल नहीं है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते. मीडिया, न्यूज़ चैनल्स में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को न तो गवर्नमेंट वायलेट कर सकता है, ना ही जजेस वायलेट करते हैं. तो इस तरह से हम 4 कंडीशंस पे पूरी तरह से क्वालिफाई करते हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो दिस इज़ ऑल. Thank you for listening and God bless you all.